गुड मॉर्निंग। चलो गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। याद तो करके आए हो? करके आए हो ना? बंद करो चलो। बंद करेंगे सब और बोलना शुरू करेंगे। कर लिया? बोलना शुरू करो। डेंटल फॉर्मूला बोलने हैं सारे। बोलना ही है और क्या। बंद कर इसको। फॉर्मूला फॉर्मूला बोलना है, बस समझ जाऊंगा मैं कितने। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ टीथ बता सबके अंदर। पिक का फॉर्मूला बता। दोबारा बोल। फिर 31 42 31 43 किसका होता है? डॉग का। सही कह रही है कि? हाँ, दोबारा बोल के बता। और पिक का सही है क्या? सही है। ऊंट का बोल के बता। आवाज नहीं आनी चाहिए इधर से। और कैमल का आपका 40 दांत किसमें होते हैं? 40। घोड़े में 42 किसमें होते हैं? 20 किसमें होते हैं? कैटल का। और 34 घोड़ी में। फिर 36 किसमें होता है? एक सोच ले पहले। घोड़ी के अंदर। सही कह रहा है क्या? दोबारा बोल के बता। और कैमल का फॉर्मूला बता, डेंटल फॉर्मूला। 11 33। दोबारा बोल। 31 23। कैमल का आपका बोल। सही कह रहा है क्या? ध्यान नहीं दिया। जे आकार का हमेशा किसमें पाया जाता है? घोड़े में। क्षमता कितनी होती है? 40। सही कह रहा है क्या? आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। सही कह रहा है क्या? याद नहीं? सही कह रहा है क्या? ये से बोल रहा है कि जे आकार का आमाशय घोड़े में पाया जाता है और क्षमता 40 लीटर होती है। सही है क्या? नेक्स्ट। सही है क्या? सही है। एनाटॉमी का एक ही क्वेश्चन आएगा डेंटल फॉर्मूला का, बाकी तो दूसरे सब्जेक्ट आएंगे। अरे ये तुम्हारे को रोज रोज बोलना पड़ेगा कि भाई याद करके आए? पूरा पाचन तंत्र बोला था ना? झूठ बोल रही है। अच्छा, सबने पाचन तंत्र सुन लिया, तूने डेंटल फॉर्मूला कैसे सुन लिया? अच्छा ए से एप्पल। क्या सुनाई दिया सबको? तेरे को क्या सुनाई दिया? सेम। चलो वापस से। गलत है।
12 लीटर। 40 लीटर क्या होता है? लार्वा होता है। क्या निकलता है? इसका मतलब क्या है? लार निकलती है। सही है क्या? सही कह रहेगी? सही है। मानव भ्रूण के समान का आमाशय किसमें पाया जाता है? क्षमता कितनी होती है सूअर की? 6 लीटर। कुत्ते के आमाशय की क्षमता? 1.5 से 2। सही कह रहे हैं कि गलत बता रहा है भाई? तो बताओ भाई, सही बताओ। 2 लीटर। 1.5 से 2 क्या होता है? लार में भी 1.5 से 2 तो नहीं लिखा था अपन? 0.5 से 1 है ना? डॉग में आमाशय का आकार कैसा होता है सर? पीछे वाले सर, डॉग में आमाशय का आकार कैसा होता है? बोलो सर, बोलो। नेक्स्ट। डॉग में आमाशय का आकार कैसा होता है? मनुष्य के भ्रूण के समान। फिर सुअर में कैसा होता है? मनुष्य के पैर के समान। सही कह रहे हैं क्या भाई? क्या? वेरी गुड क्वेश्चन। क्या भाई ऐसे कह रहा है कि डॉग के अंदर आमाशय का आकार मनुष्य के पैर के समान होता है? सही है क्या? नहीं, मना कर रहा है भाई। तो पीछे वाले सर, बोलो सर। डॉग में आमाशय का आकार क्या होता है? पायरिफॉर्म। और डॉग के अंदर मनुष्य के पैर के समान क्या होता है? स्प्लेन। क्या होता है? अस्सी आकार प्लीहा किस में पाया जाता है? रुमाल वाले सर। बोलेंगे सर? नेक्स्ट। घोड़े के अंदर। किसके अंदर? मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय। क्यों बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि? क्या होता है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की होती है, इस वजह से मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं, है ना? लिखा है अपने। तो जहां पर अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होंगे, इसका मतलब मिक्स्ड ग्लैंड है। अंतःस्रावी भी है और मिक्स्ड ग्लैंड। वर्ड नहीं लिखा अपन ने। नहीं लिखा ना? लिखो नोट डाल के। नोट डाल के लिखो, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अग्नाशय के अंदर लिख लो, मिक्स्ड ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि होती है। मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन होती है? अग्नाशय। अरे कहीं पे जरूरी है कि अग्नाशय में लिखोगे तो याद रहेगा? ऐसे याद नहीं रहेगा। क्यों होती है अपन पहले लिख ही चुके हैं। लिख लिया? लिख लिया? मुर्गे में आमाशय के कितने भाग होते हैं? बता, चल तू बता। मुर्गे में आमाशय के कितने भाग होते हैं? नाम बता।
दोनों में से आमाशय से कौन सा जुड़ता है? दोनों में से इसोफेगस से कौन जुड़ता है? आवाज नहीं आनी चाहिए बाकियों की। प्रोवेंट्रिकुलस जुड़ता है। कौन सा जुड़ता है? अब पढ़ा ही नहीं। इसोफेगस से मुर्गे में आमाशय का कौन सा भाग जुड़ता है? नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोवेंट्रिकुलस। सत्य आमाशय कौन सा होता है मुर्गे में? प्रोवेंट्रिकुलस। मस्कुलर स्टमक, पेशीय आमाशय कौन सा होता है? प्रोवेंट्रिकुलस। फिर सत्य आमाशय कौन सा होता है? दो कांटे लगाना लटके। नेक्स्ट। सही कह रही है कि ये सही करिए कि प्रोवेंट्रिकुलस सत्य आमाशय होता है और प्रोवेंट्रिकुलस ही पेशीय आमाशय होता है। सही है कि ये बात? क्या गिजाड़ होता है? क्या होता है गिजाड़? और सत्य आमाशय कौन सा होता है? ग्रंथिल आमाशय कौन सा होता है? कौन होता है? इसोफेगस से कौन जुड़ता है? आंत कितने प्रकार की होती है? आंत कौन कौन सी होती है? छोटी आंत के कितने भाग? नाम बता। बड़ी आंत के कितने भाग? नाम बता। डर लगता है मेरे से? फिर सही बता। बता दे इसको, बता दे। जाएगी ना एग्जाम में तू इसके साथ? बता। छोटे हाथ के कितने भाग? तीन। मुर्गे के अंदर कितने भाग होते हैं छोटे हाथ के? तीन होते हैं। नाम बताओ। अच्छा, कौन से हाथ के भाग पूछे मैंने? ये छोटे हाथ के भाग होते हैं क्या? हाँ, बड़ी हाथ के। छोटे हाथ के बता पहले। और बड़ी हाथ के? कोलन, रेक्टम और क्लोएका। गलत है। सही है क्या पहले तो ये बता। तेरे हिसाब से सही है? गलत है। सही बता। कौन कौन से होते हैं? सिकम, कोलोरेक्टम और क्लोएका। सही कह रही है क्या? सही है। सबसे बड़ा भाग हाथ का कौन सा होता है? जेजुनम। बड़ी हाथ का? बड़ी हाथ में जेजुनम होती थी क्या? हाथ का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? कितना बड़ा? क्या 38? 38 फीट सेंटीमीटर। वेरी गुड। 38 सेंटीमीटर इतना सा होता है। मीटर। सही है क्या? सही है। याद करना शुरू करो। लार ग्रंथियां कितनी होती है गाय में? नाम बता। कुत्ते में एक्स्ट्रा कौन सी पाई जाती है? सिर्फ एक ही पाई जाती है। अतिरिक्त लार ग्रंथि। ध्यान रखना, लार ग्रंथियां पैर के अंदर होती है, जोड़ों के अंदर होती है। तो तीन लिखते नहीं है, तीन जोड़े लिखते हैं। अपन ने ध्यान रखना तीन प्रकार लिखे हैं, है ना। ये नहीं लिखा कि संख्या में कुल तीन होती है। तीन होती है, जोड़ों में पाई जाएगी। ठीक है ना। लार का श्रावण कितना होता है गधे के अंदर? घोड़े में मतलब बताओ। 40 लीटर। सुअर में? सुअर के अंदर कब से? 5 लीटर। सही कह रही है कि गाय में लार का श्रावण कितना होता है? चल सही से बता दे, पढ़ी थी क्या पाचन तंत्र? हाँ या ना? झूठ। 100 से 110 से 180 लीटर। कितना?
जहां पर एग्जैक्ट आंसर देना हो ना वहां पर एग्जैक्ट ही दोगे आप, रेंज के अंदर वेरिएशन नहीं करोगे अपनी तरफ से कुछ भी, है ना। कि सर 100 से 150 भी तो इसी के रेंज के अंदर आता है, ऐसा नहीं। घोड़े में आंत का कितना सिक्रेशन होता है, लार का, और सुअर में 15 लीटर। 0.5 से 1.5 किस में होता है, मुर्गे में कितना होता है, 15 लीटर। इतना सा मुर्गा है, 15 लीटर लार का श्रावण कर देगा क्या? मतलब बोलने से पहले सोचते भी नहीं, वो कहते 38 सेंटीमीटर की इंटेस्टाइन होती है जेजुनम, वो कह रहा है 15 लीटर। नाम क्यों आ जाता है, ऐसा कैसे आ जाता है, गलत हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव मार्किंग हुई। वही तो मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शन की तरफ देखो नहीं, आपसे पूछने का सिर्फ एक ही कारण है कि आप ऑप्शन पे डिपेंड ना हो, और कोई कारण नहीं है मेरा। और ऑप्शन ही ढूंढने हैं, अगर तुम्हारे को ऑप्शन में आंसर ढूंढना है तो फिर रहने दो, पूछना बंद कर देते हैं। लिखो कोर्स करो तुम, हेडिंग डालो नेफ्रॉन, हेडिंग डालो तुम। हेडिंग डालोगे नेफ्रॉन, आपके शरीर का जो तापमान है। हेडिंग डालोगे नेफ्रॉन, लिख लिया। सुनो रे पीछे वाला, तुम्हारा नंबर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम याद करके आए हो, मेरे को पता है तुम कितना पढ़ते हो। लिखो नेफ्रॉन और लिखो वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। लिख लिया था। देखो इधर, नेफ्रॉन की संरचना को समझने के लिए एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनते जाओ, पहले बाद में लिखोगे। नेफ्रॉन के अंदर आगे की तरफ एक प्यालेनुमा भाग पाया जाता है, और इस प्यालेनुमा भाग को हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल के जस्ट पीछे की तरफ एक ज्यादा कुंडलित नलिका पाई जाती है, इस प्रकार से। इस ज्यादा कुंडलित नलिका को हम कहते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी का पूरा नाम है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसके बाद में नीचे की तरफ देखा जाए तो एक यू आकार की नलिका पाई जाती है। कौन से आकार की, यू आकार की नलिका, इसको हम कहते हैं हेनले लूप। क्या बोलते हैं, हेनले लूप। और इस हेनले लूप के बाद के अंदर पाई जाती है एक कम कुंडलित नलिका, इसको हम बोलते हैं डीसीटी। क्या बोलते हैं, पूरा नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। शुद्ध हिंदी के अंदर इसको बोलेंगे दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखो इधर, नेफ्रॉन के 4 भाग होते हैं, सबसे पहला, फिर तीसरा और चौथा। ठीक है, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर एक कॉमन डक्ट का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं संग्राहक नलिका। क्या बोलते हैं, ये हो गई संग्राहक नलिका। इसको बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो संग्राहक नलिका है, ये संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है। किसका भाग नहीं है, नेफ्रॉन का भाग नहीं है। ये जो संग्राहक नलिका आप देख रहे हो, ये संग्राहक नलिका खुलती है कैलिक्स मेजर के अंदर। किसके अंदर, कैलिक्स मेजर के अंदर। माइनर के अंदर, माइनर से आती है कैलिक्स मेजर के अंदर, मेजर से आती है रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस से आएगी ये यूरेटर में, और यूरेटर से ही आएगी ब्लेडर के अंदर। किसके अंदर, ब्लेडर। कौन सा ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर। ठीक है, लास्ट टाइम पे किडनी का एक डायग्राम बनाया था अपन ने, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और इसके अंदर बेसिकली अपन ने यूरेटर भेजी थी इस प्रकार से। यूरेटर आगे जाके डिवाइड होती है, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं, बोवाइन किडनी के अंदर रीनल पेल्विस एब्सेंट होता है, पता है आपको। ठीक है,
रीनल पेल्विस आगे जाकर डिवाइड होता है और संरचनाओं के अंदर इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं कैलिक्स मेजर। क्या बोलते हैं? ये भी आगे जाके डिवाइड होता है और छोटी संरचनाओं के अंदर, इसको बोलते हैं कैलिक्स माइनर। क्या बोलते हैं? और ये कैलिक्स माइनर नेफ्रॉन के अंदर लास्ट वाला भाग है जो कलेक्टिंग डक्ट है, उस कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा रहता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से या कलेक्टिंग डक्ट से। और ये कलेक्टिंग डक्ट किससे जुड़ी रहती है? डीसीटी से। डीसीटी किससे जुड़ा हुआ है? हेनले लूप से। हेनले लूप किससे जुड़ा हुआ है? और पीसीटी किससे जुड़ा हुआ है? बोमेन कैप्सूल से। इस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता रहता है, आगे की तरफ बढ़ता रहता है। नेफ्रॉन की अगर बात करते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर 4 भाग हैं। सबसे पहला बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन का पहले नुमा अग्रभाग बोमेन कैप्सूल कहलाता है। बोमेन कैप्सूल के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पर पीसीटी, बोमेन कैप्सूल के पास में इसीलिए नाम दिया है पीसीटी। कुंडलित ज्यादा है, यहाँ पर देखो अपन ने ज्यादा कुंडलन बनाया, यहाँ पर कम कुंडलित बनाया। यहाँ पर ज्यादा कुंडलन है, इसके बाद में यू आकार की नलिका है जिसको बोलते हैं हेनले लूप, और उसके बाद में कम कुंडलित नलिका है डीसीटी। डीसीटी मिलकर निर्माण करते हैं संग्राहक नलिका का। किसका? संग्राहक नलिका का। और संग्राहक नलिकाएं किसके अंदर खुलती है? कैलिक्स माइनर के अंदर। कैलिक्स माइनर से कैलिक्स मेजर के अंदर। कैलिक्स मेजर से रीनल पेल्विस से, यूरेटर से और ब्लैडर से। जो भी मूत्रमार्ग होगा उस मूत्रमार्ग के द्वारा यूरिन बाहर निकल जाएगा। हमारे को अभी सिर्फ एनाटोमी से मतलब है, ज्यादा दिमाग हमारे को लगाना नहीं है। ठीक है। मानव के अंदर या पशुओं के अंदर प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। और पक्षियों के अंदर होता है यूरिक एसिड। क्या होता है? यूरिक एसिड। मछलियों के अंदर होता है अमोनिया। कौन होता है? कोई नहीं पूछेगा, है ना। यूरिक अम्ल याद रखोगे और यूरिया याद रखोगे। ठीक है। ब्लड के अंदर यूरिया घूम रहा है, अब उस यूरिया को अपने को बाहर भेजना है क्योंकि हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हमने कहा था कि हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। ब्लड को फिल्टर करने के लिए यहाँ पर आती है ब्लड कैपिलरीज। क्या आती है? यहाँ पर एक ब्लड कैपिलरीज आ रही है। इस ब्लड कैपिलरीज को हम नाम देते हैं अफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? आर्टीरियोल। आर्टरियोल आर्टरी से छोटी होती है, कैपिलरीज वाली श्रेणी के अंतर्गत आती है। और ये आकर यहाँ पर गुच्छे जैसी संरचना बनाती है। इस प्रकार की इस गुच्छे जैसी संरचना को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। और यहां से फिर एक और आर्टरी निकल जाती है फिल्टर होने के बाद में, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है। दोनों को अगर देखो तो रक्त लाने का कार्य कौन कर रही है? अफरेंट आर्टरियोल। यहां से ब्लड आया, यहां पर गया, किसके अंदर गया? ग्लोमेरुलस के अंदर। वापस से निकला किसके द्वारा? इफरेंट आर्टरियोल के द्वारा। ऐसा ही होगा। ठीक है। अफरेंट और इफरेंट की संरचना अगर आप देखो तो आप देखोगे कि अफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर व्यास थोड़ा बड़ा बनाया है, इफरेंट का छोटा बनाया। ऐसा ही बनाया। ठीक है। एक बड़े पाइप के अंदर से पानी जा रहा है ना, उतने ही पानी को अगर छोटे पाइप के द्वारा निकाला जाए तो प्रेशर क्रिएट होगा कि नहीं होगा? यहां से ब्लड आ रहा है ज्यादा, इधर की तरफ जा रहा है कम। इसके वजह से रक्त के अंदर जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होंगे वो छनकर किसके अंदर आ जाएंगे? बोमेन कैप्सूल के अंदर। यहां पर जो छन के आए हुए पदार्थ होंगे इनको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? पोषक तत्व। पानी भी आ जाते हैं, ग्लूकोज भी आ सकता है ना। तो ये पोषक तत्व अब यूरिन के साथ में चले जाएंगे तो हमारा तो खाना खाना वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया तो इन पोषक तत्वों को वापस क्या करना पड़ेगा? अब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन करने के लिए ये जो इफरेंट आर्टरियोल यहाँ पर आ रही है, ये इफरेंट आर्टरियोल यहाँ पर आकर पीसीटी के चारों ओर कुंडलित वाली संरचना बना देती है। इस प्रकार से चारों ओर से। इफरेंट के अंदर तो पोषक पदार्थों की सांद्रता कम हो गई क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आ गए। अब यहाँ पर पीसीटी के अंदर अंदर की तरफ पोषक पदार्थों की सांद्रता बढ़ गई। पोषक पदार्थों की सांद्रता बढ़ गई, जबकि इस अफरेंट आर्टरियोल के अंदर पोषक पदार्थों की सांद्रता क्या है? कम है। सिंपल विसरण के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का स्थानांतरण होता है और जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं वो सारे पोषक पदार्थ वापस इस इफरेंट आर्टरियोल के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है। जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट निकलता है उसका 80% भाग का अवशोषण यहाँ पर पीसीटी के अंदर हो जाता है। यानी कि मैक्सिमम जो अवशोषण होता है वो कहां पर होता है? पीसीटी के अंदर। ठीक है।
ये वापस से कनेक्ट करेगी यहाँ पर घूम के, घूमने के बाद में ये मिल जाएगी किससे, रीनल वेन से। किससे मिल जाएगी, वापस से ऑक्सीजन लेने के लिए जाना ही है इसको वापस से। उसके बाद में जो बचा हुआ भाग है वो पीसीटी से किसके अंदर आएगा, हेनले लूप से किसमें आएगा, डीसीटी। डीसीटी के ऊपर बेसिकली काम करता है एडीएच हार्मोन। क्या काम करता है, जितना भी मूत्र का निर्माण हुआ है एडीएच हार्मोन उसके अंदर से पानी पानी को अवशोषित कर देगा। क्या कर लेगा, याद करो प्लाज्मा लिखा था अपने, एडीएच हार्मोन प्लाज्मा की कंसंट्रेशन सांद्रता को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो प्लाज्मा के अंदर अगर पानी की कमी हो जाएगी तो ये यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट से पानी का अवशोषण करके कहां पर भेज देगा, प्लाज्मा के अंदर। पानी यहाँ से अवशोषित हो गया, इसका मतलब मूत्र की सांद्रता बढ़ गई और वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, आयतन कम हो गया, क्योंकि पानी तो निकाल लिया इसके अंदर से। तो यूरिया की सांद्रता तो बढ़ गई और पानी का आयतन क्या हो गया, कम। फिर ये संग्राहक नलिका से किस में जाएगा, कैलेक्स माइनर के अंदर, कैलेक्स माइनर से मेजर के अंदर, मेजर से रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से यूरेटर से ब्लेडर के अंदर आकर इकट्ठा हो गया मूत्र। अब ये मूत्र इकट्ठा होता रहता है, ब्लेडर के अंदर लगे रहते हैं बोरो रिसेप्टर। क्या लगे रहता है, जो बेसिकली प्रेशर का ज्ञान करवाते हैं, हमारे को दाब का ज्ञान करवाते हैं। एक लिमिट से ज्यादा अगर ब्लेडर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो फिर हम यूरिन करने के लिए चले जाते हैं। तो ब्लेडर के अंदर जो मसल्स पाई जाती है वो अनैच्छिक होती है। कैसी होती है, लेकिन ब्लेडर के अंदर जो यूरेथ्रा ओपनिंग होती है बेसिकली इसकी, वो ऐच्छिक होती है। स्पिंक्टर जो बेसिकली पाई जाती है वो ऐच्छिक होती है। तो जब आप स्पिंक्टर को अपनी इच्छा से खोलोगे तभी यूरिन बाहर की तरफ उत्सर्जित होगा, वरना ब्लेडर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। क्लियर है, हमारे को छोटी छोटी सी बातें पढ़नी है, सीधा सीधा लिखेंगे। नेफ्रॉन लिख लिया, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। हम लिखेंगे नेफ्रॉन के 4 भाग होते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बोमेन कैप्सूल। हम लिखेंगे नेफ्रॉन का प्यालेनुमा अग्रभाग क्या कहलाता है, बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल में रक्त केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस में रक्त लाने का कार्य कौन करती है, अफरेंट आर्टरियोल, और वापस लेकर जाने का। दोनों के व्यास में परिवर्तन होने के कारण या अंतर होने के कारण ये दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण पोषक पदार्थ छनकर किसके अंदर आ जाते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, बोमेन कैप्सूल में जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस से छनकर आए हुए पदार्थ। और इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के 80% भाग का अवशोषण किसके द्वारा कर लिया जाएगा, पीसीटी के द्वारा। पीसीटी से फिर कहां पर जाएगा, हेनले लूप से, डीसीटी से, फिर ध्यान ये रखोगे संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी मिलकर किसका निर्माण करती है, और बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है, कैलेक्स माइनर मिलकर, कैलेक्स मेजर मिलकर, रीनल पेल्विस से, यूरेटर से, फिर बाहर। दिक्कत यहां तक नहीं, पहले डायग्राम बनाओगे फिर बाद में बात करें, बिना बात किए। क्या करूं, एसी चलाना है यार उसको। बना लिया सबने, पोलीयूरिया का कारण क्या है, पोलीयूरिया का मतलब होता है बार बार पेशाब करने के लिए जाना। कारण कहीं हो सकता है, एडीएच हार्मोन की कमी होगी तो भी पोलीयूरिया कंडीशन हो जाएगी, और अगर ब्लैडर के अंदर किसी प्रकार का संक्रमण होगा तो भी। ये क्या है ना, पीछे वाले कहीं होशियार से बैठते हैं जो पकड़ के नीचे कर लेते हैं कि सारी ठंडी हवा हमारे ऊपर ही आए। तो उन होशियारों से निवेदन है कि आपके घर के एसी नहीं है, कोचिंग के एयर सारी ठंडी हवा अगर आप ही खाओगे तो बाकी बच्चे क्या खाएंगे, है ना। तो ध्यान रखोगे इस चीज को।
क्या अपफ्रंट को? क्या हो गया? अच्छा, इन्वर्टर से चल रहा है। लाइट नहीं आ रही इसलिए एसी नहीं चल रहा भाई। एनाटॉमी में कितना सिलेबस बचा हुआ है? यूरिनरी सिस्टम के बाद में ब्लड सर्कुलेटरी करेंगे, उसके बाद में इंटेगुमेंटरी सिस्टम, और फिर मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे बस। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की बात करेंगे अपन जब पढ़ेंगे गायनी, है ना? तो कल परसों में खत्म कर देंगे इसको। पहले लूप के अंदर इसको बोलते हैं अवरोही भुजा, इसको बोलते हैं आरोही भुजा, असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप।
कैलिक्स मेजर कैलिक्स माइनर बताया है, आपसे कोई पूछेगा नहीं ये वाले। लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो। नेफ्रॉन के 4 भाग होते हैं। 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 सबसे पहले लिखोगे बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन के 4 भाग होते हैं, सबसे पहला लिखोगे बोमेन कैप्सूल। नेफ्रॉन के 4 भाग होते हैं, सबसे पहला लिखोगे बोमेन कैप्सूल। लिख लिया? लिखो बोमेन कैप्सूल में नेफ्रॉन का प्याले नुमा अग्रभाग। नेफ्रॉन का प्याले नुमा अग्रभाग। नेफ्रॉन का प्याले नुमा अग्रभाग बोमेन कैप्सूल कहलाता है। नेफ्रॉन का प्याले नुमा अग्रभाग बोमेन कैप्सूल कहलाता है। नेफ्रॉन का प्याले नुमा अग्रभाग बोमेन कैप्सूल कहलाता है। नेफ्रॉन का प्याले नुमा अग्रभाग बोमेन कैप्सूल कहलाता है। नेक्स्ट लिखो। इसमें रुधिर केशिकाओं का, इसमें रुधिर केशिकाओं, कोशिकाओं नहीं केशिकाओं, इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसमें रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट देखो। ग्लोमेरुलस में रक्त लाने का कार्य, ग्लोमेरुलस में रक्त लाने का कार्य, ग्लोमेरुलस में रक्त लाने का कार्य अफरेंट आर्ट्रियोल। ग्लोमेरुलस में रक्त लाने का कार्य अफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल ब्रैकेट में लिखोगे व्यास अधिक, व्यास अधिक। ग्लोमेरुलस में रक्त लाने का कार्य अफरेंट आर्ट्रियोल करती है। अफरेंट आर्ट्रियोल करती है। जबकि जबकि रक्त को वापस ले जाने का कार्य, जबकि रक्त को वापस ले जाने का कार्य इफरेंट आर्ट्रियोल, जबकि रक्त को वापस ले जाने का कार्य इफरेंट आर्ट्रियोल ब्रैकेट में लिखोगे व्यास कम,
करती है, जबकि रक्त को वापस ले जाने का कार्य इफरेंट आर्ट्रियोल व्यास कम करती है। दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लिखो, व्यास में इस परिवर्तन के कारण, व्यास में इस परिवर्तन के कारण, व्यास में इस परिवर्तन के कारण ग्लोमेरुलस में दाब उत्पन्न होता है। व्यास में इस परिवर्तन के कारण ग्लोमेरुलस में दाब उत्पन्न होता है। व्यास में इस परिवर्तन के कारण ग्लोमेरुलस में दाब उत्पन्न होता है। ग्लोमेरुलस में दाब उत्पन्न होता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ छनकर, जिससे अपशिष्ट पदार्थ छनकर, जिससे अपशिष्ट पदार्थ छनकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, जिससे अपशिष्ट पदार्थ छनकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, जिससे अपशिष्ट पदार्थ छनकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? बोमेन कैप्सूल में। ठीक है, और बोमेन कैप्सूल में आए हुए इन अपशिष्ट पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट लाइन लिखो, बोमेन कैप्सूल में आए हुए पदार्थों को सामूहिक रूप से, बोमेन कैप्सूल में आए हुए पदार्थों को सामूहिक रूप से, बोमेन कैप्सूल में आए हुए पदार्थों को सामूहिक रूप से, बोमेन कैप्सूल में आए हुए पदार्थों को सामूहिक रूप से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। बोमेन कैप्सूल में आए हुए पदार्थों को सामूहिक रूप से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सारी की सारी बातें किसके लिए है? बोमेन कैप्सूल के लिए। दूसरे नंबर पे क्या आती है? पीसीटी। डायरेक्ट लिखो दूसरे नंबर पे पीसीटी। नाम बताइए आपको, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या समीपस्थ कुंडली नलिका। पीसीटी लिख लिया? लिखो, नेफ्रॉन का सबसे लंबा, नेफ्रॉन का सबसे लंबा तथा कुंडलित भाग, नेफ्रॉन का सबसे लंबा तथा कुंडलित भाग, नेफ्रॉन का सबसे लंबा तथा कुंडलित भाग कौन सा होता है? पीसीटी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सर्वाधिक अवशोषण, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सर्वाधिक अवशोषण, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सर्वाधिक अवशोषण पीसीटी में होता है। यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है इसकी बात बताएंगे फिजियोलॉजी के अंदर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का सर्वाधिक भाग पीसीटी में अवशोषित होता है। अरे सर्वाधिक अवशोषण पीसीटी में होता है। ठीक है, पीसीटी के अंदर इतना ही लिखना है। तीसरे नंबर पे लिखो हेनले लूप। तीसरे नंबर पे लिखोगे हेनले लूप। कौन सा लूप? लिखो यू आकार की नलिका, यू आकार की नलिका। कौन से आकार की? यू आकार की नलिका, जिसमें आरोही तथा अवरोही भुजा पाई जाती है, जिसमें आरोही तथा अवरोही भुजा पाई जाती है, जिसमें आरोही तथा अवरोही भुजा पाई जाती है। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा? डीसीटी। लिखो डीसीटी।
लिखो डीसीटी, लिखो पीसीटी के मुकाबले छोटा तथा कम कुंडलित भाग, पीसीटी के मुकाबले, पीसीटी के मुकाबले छोटा तथा कम कुंडलित, पीसीटी के मुकाबले छोटा तथा कम कुंडलित, पीसीटी के मुकाबले छोटा तथा कम कुंडलित भाग कौन सा होता है? डीसीटी। ठीक है, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो। बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर, बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर, बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर संग्राहक नलिका का निर्माण करती है। बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर संग्राहक नलिका का निर्माण करती है। बहुत सारे नेफ्रॉन की डीसीटी मिलकर संग्राहक नलिका का निर्माण करती है तथा संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती, तथा संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है, तथा संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती, तथा संग्राहक नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं होती है। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, पीसीटी का और कार्य क्या है, डीसीटी कार्य क्या है, हेनले लूप का कार्य क्या है, ये आप बात करेंगे फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट कहां पर आकर खुलती है? माइनर से, मेजर से, रीनल पेल्विस से। हेडिंग डालोगे यूरेटर या मूत्रवाहिनी। किडनी वाली बातें हो चुकी है हमारी पूरी। यूरेटर या मूत्रवाहिनी, यूरेटर या मूत्रवाहिनी। देख लिया, किडनी कितनी होती है, तो यूरेटर भी कितनी होगी? संख्या में 2, एक लेफ्ट और एक, लेफ्ट किडनी से कौन सी निकलेगी? लेफ्ट यूरेटर, राइट किडनी से राइट किडनी। वृक्क की उत्सर्जी वाहिकाएं, होती है। इनका काम क्या होगा कि किडनी के अंदर जो मूत्र बना है उसको कहां तक लेकर आना? मूत्राशय तक, ब्लैडर तक लेकर आती है। ठीक है, मुर्गे के अंदर लेफ्ट साइड वाली पाई जाती है, राइट साइड वाली? मुर्गे के अंदर यूरेटर लेफ्ट साइड वाली होती है कि राइट साइड वाली? लेफ्ट साइड वाली। राइट साइड वाली अनुपस्थित होती है। मुर्गे के अंदर पाई नहीं जाती। वेरी गुड, मुर्गे के अंदर यूरेटर तो पाई ही नहीं जाती। आधे कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड वाली पाई जाती है, राइट साइड वाली अनुपस्थित होती है। अरे मूत्र वाहिनी और अंड वाहिनी में फर्क होता है, समझ रहे हो? तो जो तुम बोलते हो कि लेफ्ट साइड वाली सक्रिय होती है, राइट साइड वाली नहीं होती, ये किसके लिए होता है? अंड वाहिनी के लिए। और ये क्या है? तो मुर्गे के अंदर दोनों मूत्र वाहिनी पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? पाई जाएगी, पाई जाएगी। ठीक है ना, लेकिन मूत्राशय नहीं पाई जाएगा। इसलिए जो यूरेटर है वो मूत्राशय के अंदर ना जाकर कहां पर खुलेगी? यूरोडियम के अंदर जाकर खुलेगी। कहां पर? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? पहली बात तो अंडवाहिनी और मूत्रवाहिनी अलग अलग चीजें होती है। हम बात कर रहे हैं मूत्रवाहिनी की। मुर्गे के अंदर जब किडनी 2 होगी, किडनी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती, ये बताओ पहले तुम। वापिस से शुरू करते हैं, तुम ना वापिस से। श्वसन तंत्र, मुर्गे में फेफड़े पाए जाते हैं क्या, या वायुकोश? वायुकोश है तो फेफड़े पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे।
फेफड़ों के बिना सांस कैसे लगा? O2 CO2 का अगर आपको ट्रांसफर करना है तो फेफड़े तो होएंगे ही होएंगे। तो सब याद रखोगे, कईयों के जो कंफ्यूजन है वो दूर कर दो कि मुर्गे के अंदर दो लंग्स पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड का और एक, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन किडनी की। तो मुर्गे के अंदर किडनी भी कितनी होती है? मुर्गे की किडनी के अंदर 3 लोब पाए जाते हैं। कितने लोब? और दोनों किडनियों से 2 यूरेटर निकलती है। अब यूरेटर यहाँ पर भी 2 किडनियों से 2 ही निकल रही है, लेकिन ये मूत्राशय के अंदर जाकर मिल रही है, क्योंकि जानवरों की बात कर रहे हैं। लेकिन मुर्गे के अंदर मूत्राशय पाया नहीं जाता, तो वो कहां पर जाकर खुलेगी? क्लोएका के यूरोडियम के अंदर जाकर खुलेगी। किसको समझ में नहीं है ये बात? पहले तो नोट डाल के लिखो, मुर्गे में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, है ना? जिन्होंने नहीं बोला है ना वही लिखेंगे, बाकी को तो पता है, लेकिन तुम्हारे को भी नहीं पता, लिखो नोट डाल के। मुर्गे में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, मुर्गे में 2 लंग्स। मुर्गा अलग पढ़ा देना सर, तंत्र के अलग अलग पढ़ा लेंगे, क्या हो गया? तो देखो, मुर्गे में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन लिखो, मुर्गे में 2 किडनी पाई जाती है। लिखो, मुर्गे में 2 किडनी, वृक्क, ठीक है। और ब्रैकेट में लिखो, प्रत्येक किडनी में 3 लोब। बोवाइन किडनी के अंदर 12 लोब लिखे थे ना? मुर्गे की किडनी में कितने लोब? 3 लोब। लिखो 3 लोब। प्रत्येक किडनी में 3 लोब, ठीक है। देखो उधर उत्सर्जी वाहिकाएं होंगी, और ये उत्सर्जी वाहिकाएं मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक लेकर आती है। अब बात करते हैं मूत्राशय की। ब्लैडर, मूत्राशय। मूत्राशय की अगर बात करते हैं तो मोटी मांसपेशी का बना थैले सदृश संरचना होती है, जो मूत्र संचय, इसको बोलते हैं यूरिन रिजर्वोयर, का कार्य करते हैं। लेकिन खास बात, क्या खास बात? मुर्गे जी के अंदर नहीं पाया जाता। मुर्गे में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। मूत्राशय अनुपस्थित होने से क्या होगा? इसलिए मूत्रवाहिनी क्लोएका के यूरोडियम में जाकर खुलती है। कहां पर जाकर खुलती है? यूरोडियम के अंदर। क्लोएका के 3 भाग लेते हैं, प्रोक्टोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। कोप्रोडियम, यूरोडियम और क्लोएकल बर्सा किसमें पाया गया था? प्रोक्टोडियम के अंदर, ठीक है। और मर्कस डाइवर्टिकुलम किसमें पाया गया था? जेजुनम के अंदर, ठीक है। ये क्लोएका यूरोडियम में जाकर खुल गई। एक क्वेश्चन पूछा आता है, ट्राइगोन कहां पाया जाता है? कौन से अंग में पाया जाता है? मूत्राशय में पाया जाता है। कहां पर मिलेगा? मूत्राशय के अंदर मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी सुन लो। देखो यहां पर मान लो ये ब्लेडर है, ठीक है। तो ब्लेडर के अंदर 2 यूरेटर आएगी, एक इधर से एक इधर से, ठीक है। 2 बिंदु तो ये बन गया हमारे पास में। ये जो यूरेथ्रल ओपनिंग है, ये यूरेथ्रल ओपनिंग यहां पर ना रहकर ये बीच के अंदर रहती है, इस प्रकार से, ठीक है।
तो एक त्रिकोणाकार संरचना का निर्माण होगा और इस त्रिकोणाकार संरचना को ही हम क्या बोलेंगे, ट्राइगोन। क्या बोलेंगे, ट्राइगोन। तो ट्राइगोन पाया किसमें जाएगा, मूत्राशय के अंदर। इतना याद रखोगे बस आप तो कि ट्राइगोन पाया किसमें जाता है। बोर्ड कभी नहीं पूछेगा, बुक वालों ने पूछ रखे हैं इसलिए बता दिया बस आपको। ठीक है, तो यूरेटर की अगर बात करते हैं तो संख्या में 2 होगी, चाहे कोई सा भी जानवर हो, लेफ्ट और राइट। किडनी की उत्सर्जी वाहिकाएं होंगी, यानी कि उत्सर्जी पदार्थों को लेकर किसके अंदर आएगी, मूत्राशय के अंदर लेकर आएगी। ब्लैडर की अगर बात करते हैं तो मोटी मांसपेशी सदृश थैलीनुमा सदृश संरचना होती है जो मूत्र संचय यूरिन को स्टोर करने का कार्य करता है, यानी कि यूरिन रिजर्वायर बांध की तरह काम करेगा। ठीक है, मुर्गे के अंदर मूत्राशय अनुपस्थित होगा, इसलिए यूरेटर कहां पर आकर खुलेगी, क्लोएका के यूरोडियम के अंदर आकर खुलेगी। और ट्राइगोन किसमें पाया जाता है, कैसे पाया जाता है ये बता दिया आपको, ऐसा कैसे उतारू। तो सर फिर मुर्गे की किडनी भी लोबुलेटेड किडनी होगी ना, लो प्रेजेंट है तो बिल्कुल होगी लोबुलेटेड किडनी। मुर्गे के अंदर जो किडनी होती है ना वो कुछ इस प्रकार की होती है, और फिर यहां से निकलती है यूरेटर दोनों तरफ। पानी पिलाने यार अंदर, गर्मी ज्यादा हो रही है। लिख लिया सबने, लाइट जाने वाली है भाई। सर जी ट्राइगोन ब्लेडर मुर्गे में पाया जाता है क्या। अब जो ये बोल रहे हैं संदीप काजला जी, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब मुर्गे के अंदर ब्लेडर पाया ही नहीं जाता तो ट्राइगोन कहां से पाया जाएगा। यार कॉमन सेंस भी होता है, ऐसे क्या करते हो तुम, एल से हो तुम, अपने आप को परिचय मत मानो तुम।
जब कह रहे हैं कि ब्लैडर के अंदर दोनों यूरेटर आकर खुलेगी और नीचे की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग होगी, उससे मिलकर ट्राइगोन का निर्माण होगा। जब ब्लैडर ही नहीं पाया जा रहा तो मुर्गे में ट्राइगोन कहां से आ जाएगा? अभी पड़ोसी पूछते ये सवाल तो समझ में भी आता, तुम पूछ रहे हो ये सवाल। पशुधन सहायक होके पूछ रहे हो ये सवाल। लिख लिया? उत्सर्जन तंत्र यहां पर होता है, हेडिंग डालो रक्त परिसंचरण तंत्र। हेडिंग डालोगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। गलती हो जाती है कभी कभी सर। अरे गलती ढंग की करो ना, गलती करते हो तो सुधारते हैं ना, लेकिन ढंग की गलती करो तुम, है ना। नए एलएसओ को मैं वैसे बहुत तारीफ करता हूँ, वाकई में नॉलेज बहुत अच्छी है आपकी। पुराने एलएसओ की अगर नए एलएसओ की तुलना करें ना, आपकी नॉलेज वाकई में बहुत अच्छी है। फील्ड प्रैक्टिस मानते हैं उनकी अच्छी होगी, फील्ड के अंदर इतना काम कर चुके हैं वो, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते हो। तुम्हारी नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे सवाल पूछ के तुम डाउट में ला देते हो मेरे। हेडिंग डालो रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त हेडिंग डालोगे हार्ट, हृदय। रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर हेडिंग डालोगे हार्ट, ज्यादा इसी के बारे में पढ़ना हमारे को, है ना। ब्लड वेसल्स कौन से कहां पर जाती है इससे हमारे को ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि पूछते भी नहीं हमारे से। लिख लिया? देखना शुरू करो इधर। हार्ट की अगर बात करते हैं तो हार्ट की पोजीशन पूछी जाती है हमारे से। स्थिति 3 से 6 पसली के मध्य, मीडियस्टिनम भाग में। कौन से भाग में? मीडियस्टिनम क्या होता है? लंग्स के बीच का रिक्त स्थान क्या कहलाता है? मीडियस्टिनम। पोजीशन अगर देखी जाए तो तीसरी पसली और छठी पसली के बीच के अंदर, बराबर के अंदर मिलेगा हमें। ये तो हो गई स्थिति। वजन की अगर बात करते हैं तो कुल शरीर भार का 0.4 से 0.5%। कितना परसेंट? 0.4 से 0.5%। तो अगर आपका वजन 100 किलो होता तो आपके हृदय का वजन कितना होता? 400 से 500 ग्राम। मैं सही तुम्हारे को थोड़ी थोड़ी, है ना। चलो, वजन के बाद में अगर बात करते हैं, इसके ऊपर सरल शल्क उपकला का आवरण पाया जाता है। आवरण, ये आवरण क्या कहलाएगा? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के अलावा अगर बात करें तो हृदय खुद 3 परतों से मिलकर बनता है। कितनी परतों से? 3 परतों से, पेरिकार्डियम के अलावा। 3 परतों की अगर बात करते हैं हम, सबसे पहले आती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। बीच वाली परत हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले क्या लिखा था?
कार्डियक मसल्स किस में पाई जाती है? ऐच्छिक होती है अनैच्छिक होती है? रेखित होती है रेखित होती है? कितने प्रकार के बैंड? डार्क और ए और, ठीक है। तो हृदय की 3 परतों के अंदर सबसे बाहर की तरफ, ये सबसे बाहर है, कौन सी है? और सबसे अंदर कौन सी है? लेकिन कार्डियक मसल्स कहां पर पाई जाएगी? मायोकार्डियम के अंदर, बीच वाली मसल्स के अंदर। और इसी मायोकार्डियम के कारण ही हृदय के अंदर क्या होता है? संकुचन और शिथिलन होता है। क्लियर? दिक्कत यहां तक नहीं? आ जाओ, वही बचपन की बातें। हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? 2 आलिंद और, जानते ही हो आप, ये 4 कक्ष। 4 कक्ष के अंदर 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। ऊपर वालों को अपन आइलिंद बोल देते हैं, नीले वालों को नीले बोल देते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, अब सुनो, हृदय का काम है संकुचन और शिथिलन करना। मान लो ये हृदय होता, ये 4 कक्ष होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, मान लेते हैं। ठीक है, हृदय को कंट्रोल भी कौन करेगा? ब्रेन करेगा, ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यहां पर अगर होता ब्रेन, इस ब्रेन से निकलती क्रेनियल नर्व, क्या निकलती? क्रेनियल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व का नंबर कौन सा होता है? 10वां, 10th क्रेनियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं वेगस नर्व। कौन सी नर्व? वेगस नर्व। ये वेगस नर्व कंट्रोल
लाइव वालों की ये प्रॉब्लम, उनको आवाज नहीं आती। अब आ रही है भाई? अरे ज्ञान दे रही, क्लास नहीं। लाइव वालों को ऐसा लग रहा है सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। लाइव वाले ये लिखेंगे पहले, लाइव वालों के लिए उतारो भाई तुम, ठीक है। दूसरा जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, छोटा सब्जेक्ट अपना एक्सटेंशन, है ना। सर्जरी के लिए रुको थोड़ा सा, इतने मेच्योर हुए नहीं तुम भी, है ना। चलो न्यूट्रिशन शुरू कर देंगे, न्यूट्रिशन। अरे सुन लो रे, सुन लो। सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाना है ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि आप डिसाइड करोगे। दो ऑप्शन है, या तो एक्सटेंशन पढ़ लो या न्यूट्रिशन पढ़ लो। बातों वाला सब्जेक्ट पढ़ो। एक्सटेंशन क्या है, बातों बातों में पढ़ लेते अपन, इसलिए एक्सटेंशन है ना। तुम्हारी थोड़ी सी ये भ्रम भी टूट जाएगा कि बीपी सर इतने खड़ूस क्यों है ना। बातों बातों में पढ़ाना होता है। छोड़ दो, चलो उतार लेने दो भाई। एलपीएम अभी नहीं करेंगे भाई, एलपीएम नीचे वाले बैच में चल रही है, अभी नहीं करेंगे। लाइव वालों को उतारने देना, एक बार ही उतार रहे लाइव वाले। लाइव वाले सारे उतारेंगे, ये फिर बाद में ये नहीं कहोगे सर हमने लिखा नहीं। आप पीडीएफ भी डाल देंगे, पीडीएफ सेव कर दिया मैंने इसके अंदर पहले, ठीक है ना। और रिवीजन वाली बातें मैं बता दूं आपको, रिवीजन हमेशा पहले पेज से पढ़ना है। चाहे पेज पलट के देख लो दिन के अंदर, एक बार देखा जरूर करो। एक पेज के अंदर चाहे एक लाइन ही क्यों ना हो, एक लाइन पढ़ के देखा करो बस, है ना। जितना कॉन्टेक्ट में रहोगे उतना याद रहेगा, जितना कॉन्टेक्ट से दूर रहोगे उतना ही कम याद रहेगा। भूलते बहुत जल्दी अपन, है ना। और एनाटॉमी आपका बेसिक सब्जेक्ट है, ये आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, ये बात की बातें हैं, लेकिन जिंदगी भर आपके एनाटॉमी काम जरूर आएगी। और फील्ड के अंदर आने के बाद में तो एनाटॉमी ही चलनी है हमारी साथ, सबसे ज्यादा जरूरत पूछेगा कोई नहीं हमारे से, लेकिन काम सबसे ज्यादा एनाटॉमी आनी है हमारे। तो बेसिक सब्जेक्ट इसलिए सारे सब कुछ याद रखोगे, कोई भी एक चीज अपने फालतू नहीं लिखी है। जहां पर जरूरत थी वहां पर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई क्या तो आपके एग्जाम में अगर क्या नहीं आएगा, है ना। तो थोड़ा सा उस पर फोकस करना है कि थोड़ा सा सेलेक्टिव के ऊपर ज्यादा फोकस करें हम, जहां पर अपना पूछा जाता है। यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में आती है, फर्स्ट ईयर के अंदर। तो फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हो उसके अंदर यूनिवर्सिटी के पुराने सालों के पेपर देखना। उस पेपर को देखने से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आपका लेवल क्या है ना, कि कितना डीप यूनिवर्सिटी पूछती है। क्योंकि यूनिवर्सिटी से ज्यादा डीप हमारे से बोर्ड कभी नहीं पूछता, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बुक वगैरह के अंदर से सिर्फ आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, थ्योरी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है ना। छुट्टी करें महेंद्र सर? महेंद्र सर ने